हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस। मैं प्रिंस राज आप सभी का एक बार फिर से राज साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है हमारा पीछे का वीडियोस क्लास 10th के साइंस का वीडियोस जो है आप लोग भली भांति उससे परिचित होंगे। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने देखा था क्या कि अम्ल और जो क्षार के जो थे अभिक्रिया कराया था, एक आपस में अभिक्रिया कराया था। सूचक क्या थे, सूचक के प्रकार के बारे में हम लोगों ने जाना। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है उसके बारे में जाना। धातु के कार्बोनेट से और धातु के बाइकार्बोनेट से भी हम लोगों ने क्या किया, अभिक्रिया कराकर धातु एवं अम्ल की रासायनिक अम्ल एवं क्षार की रासायनिक अभिक्रिया को समझा। ठीक है, तो उसी प्रकार इस वीडियो में भी हम जैसा कि हर वीडियो में बोलते हैं कि मिलेंगे आपके साथ फिर से मिलेंगे आपसे फिर एक नए टॉपिक में। उसी प्रकार इसमें भी एक नया टॉपिक लेकर आए हैं और उसमें भी है क्या कि अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया कराना है। ठीक है, तो सो गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं, अगर हमारा वीडियोस आपको अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और आप लोग के लाइक्स, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब से ही हम लोगों को जो है मोटिवेट होते हैं और ये वीडियो बनाते हैं। सो प्लीज, अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वरना मेरा वसूल जानते हैं। ठीक है, तो वीडियो लंबा ज़्यादा नहीं हो, इसी के कारण हम लोग चलते हैं क्या अपने वीडियोस पे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि चैप्टर 2 का जो है हम लोग को पढ़ना क्या था, अम्ल, क्षार एवं लवण। ठीक है, चैप्टर का नाम था अम्ल, क्षार एवं लवण, एसिड, बेस एंड साल्ट। उसमें हम लोग सूचक तक पढ़ चुके थे, उदासीनीकरण अभिक्रिया तक पढ़ चुके थे और कौन अम्ल अम्लीय लवण बनाएगा, क्षारकीय लवण बनाएगा, दुर्बल लवण, उदासीन लवण बनाएगा, ये सब हम जो लोग जान चुके थे। ठीक है, और ये सब जो है अगर आप वीडियोस नहीं देखे हैं तो पीछे के वीडियोस में जाइए, क्योंकि पीछे के हमारे जितने भी वीडियोस हैं अभी हाल फिलहाल वो सभी इंपॉर्टेंट हैं और ये वीडियोस जो है जानकारी के लिए इंपॉर्टेंट है, वरना बोर्ड के नजरिए से इनकी कोई वैल्यू नहीं। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया। जी हाँ, अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होता है, देखिए जैसे कि धात्विक ऑक्साइड मतलब जो होता है धातु का ऑक्साइड। ठीक है, जिंक हमारा धातु है, इसका ऑक्साइड ZnO। कॉपर हमारा धातु है, इसका ऑक्साइड कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, Cu। तो इस सब के साथ अब अम्ल की अभिक्रिया कराएंगे तो हमको जो प्राप्त होने वाला क्या है, वो नॉर्मल सी बात है, क्या प्राप्त होगा, लवण और जल प्राप्त होगा। और इसका एग्जांपल हम लेके भी दिखाते हैं आप लोगों को। तो आइए बैक टू बैक हम एग्जांपल पर चलते हैं, एग्जांपल लेते हैं क्या होता है। ठीक है, धात्विक ऑक्साइड हमारा लेते हैं कॉपर ऑक्साइड का, क्या लेते हैं, कॉपर ऑक्साइड का। और जो हमारा अम्ल है वो लेते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जी हाँ, कॉपर ऑक्साइड लिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिए, अब इसकी अभिक्रिया कराते हैं किससे, दोनों को आपस में अभिक्रिया कराते हैं तो ये Cu+ जो है Cl- के साथ निकल जाएगा तो बनेगा CuCl+ और यहां से H निकलेगा तो H2O, जल बनाएगा। जी हाँ, जल बनाएगा। ये समीकरण संतुलित नहीं है यहाँ पे। ठीक है, इसको संतुलित करने के लिए यहाँ पर आप लोग अगर आशा करते हैं कि आप लोग संतुलित कर लीजिएगा, जैसे कि यहाँ पे Cl का एक ही भाग है तो यहाँ पे 2 करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, और वहां पे ऑक्सीजन का 2 भाग है तो वहां पे करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 कीजिएगा तो वहां पे 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार है आप लोग इस समीकरण को संतुलित करना आपको पिछले वीडियो में सिखाया गया है। अगर नहीं देखे तो जाइए उसमें देखिए और इसको संतुलित कर लीजिए। वीडियो लंबा ना हो इसके कारण हम लोग जो है आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद फिर बढ़ते हैं हम आगे की वीडियोस पे। ठीक है, तो आइए दोस्तों फिर देखते हैं हम क्या कि अब जो हम लोग जो है उसके बारे में फुल चर्चा कर चुके हैं और जो होती है क्या होती है यहाँ पे, जैसे कि क्षारों के साथ अभिक्रिया कराना है, क्षारों के अधात्विक ऑक्साइडों के साथ। ठीक है, क्षारों के साथ अधात्विक ऑक्साइडों की क्या कराना है, आपको अभिक्रिया कराना है। कुछ नहीं करना है, सेम प्रोसेस है। अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया किससे कराना है, क्षार से कराना है। आपको प्राप्त होगा लवण और जल। जी हाँ, इस पर ज्यादा एनर्जी खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। देख रहे होंगे कि इस वीडियो में हम भी बहुत शान से बोल रहे हैं, नहीं तो हमारे हर वीडियोस में है कि हम एक नए जोश में रहते हैं। ठीक है, जिसके कारण कि आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कोई ज्यादा मतलब कि है समझने लायक चीज नहीं है। यहाँ पे नॉर्मल सी बातें हैं जो आप खुद क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं, खुद आप अपने माइंड में इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्षारों के साथ अधात्विक ऑक्साइडों की जब अभिक्रिया कराते हैं, गौर रहे अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया होती है और क्षारों के साथ अधात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया होती है। एग्जाम में पूछेगा कि अगर धातुओं की अभिक्रिया किससे कराई जाती है, सॉरी अम्लों की अभिक्रिया किससे कराई जाती है, धात्विक ऑक्साइड से, अधात्विक ऑक्साइड से। तीसरा ऑप्शन कुछ दे देगा, चौथा ऑप्शन दे देगा नहीं मालूम है तो क्या बोलिएगा, धात्विक ऑक्साइड से किसकी अभिक्रिया कराई जाती है, तो अम्लों की। क्षारों की जो अभिक्रिया किसके साथ कराई जाती है, अधात्विक ऑक्साइडों के साथ कराई जाती है। और जब कराई जाती है तो क्या प्राप्त होता है, हमारा लवण और जल प्राप्त होता है। ठीक है,
आइए एग्जाम्पल देखते हैं क्या है। एग्जाम्पल में ले लिए क्या, अधात्विक ऑक्साइड। जब अधातु की बात करते हैं तो कार्बन आता है, ठीक है। कार्बन का ऑक्साइड हम ले लेते हैं तो कार्बन ऑक्साइड हो जाता है, CO2 हो जाता है। प्लस का प्लस चिन्ह दीजिए। यहाँ पर क्षार है, यहाँ पे क्या है, क्षार है। इसको अगर ले लेते हैं यहाँ पे, इससे बेस्ट कोई क्षार होगा क्या, CaOH का हॉल्ट वाइज, CaOH का हॉल्ट वाइज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इससे कोई बेहतर क्षार होगा क्या, तो इससे बेहतर क्षार और इससे अधात्विक ऑक्साइड दोनों के लिए अब दोनों की अभिक्रिया कराते हैं। देखिए क्या प्राप्त होता है, यहां से Ca निकलेगा, ठीक है, और यहाँ पे CO2 है, एक ऑक्सीजन इससे लेगा तो क्या बनेगा, CO3 बनेगा, प्लस हो जाएगा H2 है, O2 था तो एक O2 तो ये ले, एक O1 तो ये ले गया तो O3 बन गया और Ca का ये रह गया। अब बचा क्या, तो H2O, तो यहाँ पे लिख सकते हैं H2O। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे क्या बन रहा है, लवण और जल बन रहा है हमारा। क्षारों के साथ अधात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया कराने पर क्या बन रहा है, लवण और क्षारी बन रहा है। धात्विक ऑक्साइडों की अम्ल के साथ भी अभिक्रिया कराने पर क्या बन रहा था हमारा, तो धात्विक ऑक्साइडों की भी जल के साथ अभिक्रिया कराने पर सेम चीज बन रही थी, अम्ल एवं क्षार, अम्ल एवं जल, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन तो नहीं पूछते हैं, लेकिन हाँ पूछते हैं क्या कि जो है अधात्विक ऑक्साइड इनकी जो होती है क्या होती है, अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, तो हम नीचे लिख दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे अधात्विक जो, ठीक है, अधात्विक ऑक्साइडों की जो प्रवृत्ति होती है, अधात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति, ऑक्साइडों की प्रवृत्ति, साइडों की प्रवृत्ति, ठीक है। इसकी जो प्रवृत्ति होती है, अधात्विक ऑक्साइडों की प्रवृत्ति होती है, वो कौन सी प्रवृत्ति होती है, तो इसकी अम्लीय प्रवृत्ति होती है, ठीक है। ये अम्लीय होते हैं। अधात्विक ऑक्साइड की कौन सी प्रवृत्ति होती है, अम्लीय होती है। और वही धात्विक ऑक्साइड की पूछ दी जाए, जी हाँ, धात्विक ऑक्साइडों की प्रवृत्ति के बारे में पूछा जाए तो इसका उल्टा हो जाएगा, क्षारकीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्षारकीय, ठीक है। तो अधात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति ये मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 1 नंबर 2 नंबर हमेशा यहाँ से पूछते ही रहते हैं कि अधात्विक ऑक्साइडों की प्रवृत्ति होती है तो अम्लीय, धात्विक ऑक्साइडों की प्रवृत्ति होती है तो क्षारकीय, ठीक है। कितना रिमेंबर कर लीजिएगा, इतना माइंड में सेट कर लीजिएगा, यहाँ से भी 1 नंबर 2 नंबर आने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस बड़े हैं, इसलिए यहाँ से मोस्ट टॉपिक्स जो है आना बनता है और ये आएगा। क्या पूछेगा, अधात्विक ऑक्साइडों की प्रवृत्ति कैसी होती है, 1 नंबर ऑप्शन रहेगा अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन पर लगाएंगे अम्लीय हमारा, ठीक है। धात्विक ऑक्साइडों की प्रवृत्ति कैसी होती है, ऑप्शन में सेम वही क्वेश्चन, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, इनमें से कोई नहीं, लगाएंगे क्षारीय। आपका 1 नंबर फिक्स हो जाएगा वहां पे, ठीक है, 2 नंबर फिक्स हो जाएंगे। अगर इसको याद नहीं रहेंगे तो वहां पे क्या कीजिएगा, ठेंगा दिखाइएगा, ठीक है। तो ये इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद फिर बढ़ते हैं आगे। तो आइए वीडियो को लंबा ना करते हुए देखते हैं क्या कि मतलब अब हम लोगों को उतना जानकारी तो हो चुका है कि अब अम्ल क्या है, क्षार क्या है, ये बहुत ही बेसिक चीजें हो चुकी है अब हम लोगों के लिए, ठीक है। तो हम लोगों के लिए बहुत ही बेसिक चीज हो चुकी है, इसके बारे में हम लोग फुल चर्चा से जान चुके हैं पिछले वीडियोस में। हमारे पीछे के जो वीडियोस है अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में पड़ा है। आपसे आशा है, आपसे उम्मीद है, आपसे निवेदन है कि पिछला वीडियो जरूर देखें, तभी ये वीडियो समझ में आएंगे, वरना कुछ समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। तो इसका जो है सीधा है अम्ल तथा क्षार की प्रबलता, यानी कि स्ट्रोंगिटिविटी दिखा रहा है, यानी कि अम्ल या क्षार की प्रबलता की माप हम लोग कैसे करते हैं। अब अम्ल कितना प्रबल है, क्षार कितना प्रबल है, ये हमको मापने के लिए एक मापदंड की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। यही मापदंड हमें बताता है कि अम्ल व क्षार की, अम्ल या क्षार की प्रबलता की माप हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है। तो अम्ल कितना प्रबल है, क्षार कितना प्रबल है, हम लोग देख चुके हैं, पीछे देख चुके हैं क्या कि मतलब क्वेश्चंस में हम लोग क्या देख चुके हैं, धात्विक ऑक्साइड और अधात्विक ऑक्साइड से अम्ल और क्षार की अभिक्रिया, ठीक है। अब अम्ल जो है वो कितना अधिक प्रबल है और कितना कमजोर है, कितना जो है अब वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है, इसकी मापने के लिए भी हम लोग क्या है कि इसके लिए भी एक सूचक होता है जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन फिलहाल में भी देखना है हमें क्या, अम्ल तथा क्षार की प्रबलता को देखना है। क्या देखना है, अम्ल तथा क्षार की प्रबलता को देखना है। यहाँ पे है किसी क्षार या अम्ल की प्रबलता, कोई भी क्षार हो, सबसे स्ट्रॉन्ग क्षार हो या सबसे वीक क्षार हो, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड हो या सबसे वीक एसिड हो, उसकी प्रबलता जो है क्या बोल रहा है, यही बोल रहा है कि किसी क्षार या अम्ल की प्रबलता, चाहे वो कितना भी वीक हो, चाहे वो कितना स्ट्रॉन्ग हो, उसे कोई मालूम नहीं पड़ रहा है। प्रबलता मालूम कैसे पड़ेगी, तो किसी क्षार या अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न, क्षार जो करता है उत्पन्न OH- आयन या अम्ल जो उत्पन्न करता है H+ आयन की संख्या पर निर्भर करती है।
अब जो हम इससे पहले भी बताए हुए थे, प्रबल क्षार की जब या प्रबल क्षार या प्रबल अम्ल की जब डिफिनीशन हम बता रहे थे, उस वक्त भी हम क्या बोले हुए थे कि जो क्षार या जो यहाँ पे जो क्षार जल में घुलकर अधिक मात्रा में OH माइनस आयन देता है, प्रबल क्षार कहलाता है। अम्ल का भी तो यही परिभाषा था कि जो अम्ल जल में घुलकर अधिक मात्रा में H प्लस आयन देता है तो प्रबल अम्ल कहलाता है। तो वह अम्ल की प्रबल और क्षार भी प्रबल था। तो इसकी डिफिनीशन किस पदों में दी रही थी? तो हम इसको बोल रहे थे क्या कि H प्लस आयन कितना है, ठीक है। तो H प्लस आयन उसमें अधिक दे रहा था, OH माइनस आयन उसमें अधिक दे रहा था। तो अम्ल एवं क्षार की प्रबलता का जो मापदंड जारी किया गया उसको भी इसी आधार पर रखा गया कि किसी अम्ल या किसी क्षार की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न OH माइनस या H प्लस आयनों की संख्या पर निर्भर करता है। वो अम्ल कितना H प्लस आयन प्रदान करता है, हाइड्रोजन धरायन प्रदान करता है, कोई क्षार कितना हाइड्रोक्साइड ऋणायन प्रदान करता है, इस पर इसकी संख्या पर निर्भर करती है क्या कि अम्ल कितना प्रबल है, क्षार कितना प्रबल है। अम्ल की प्रबलता और क्षार की प्रबलता हम बोल सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी कि सीधा समानुपाती है किसके? आयनों की संख्या पे। H प्लस आयन दे तो OH माइनस आयन दे तो। और इसकी जो है मापने के लिए अम्ल एवं क्षार की जो प्रबलता की माप करने के लिए हम किसको है, एक होता है सार्वभौम, जी हाँ, सार्वभौम सूचक, जी बिल्कुल यही है सार्वभौम सूचक। पूछ सकता है एग्जाम में इसका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक फील होता है कि क्या अम्ल एवं क्षार की प्रबलता को मापने के लिए किस सूचक का इस्तेमाल किया जाता है? निम्नलिखित में से किस सूचक का इस्तेमाल किया जाता है? पहला प्राकृतिक सूचक, दूसरा गंधीय सूचक, फलाना ठिकाना कुछ दे दे, ठीक है, उसमें से ही कुछ पूछ दे, इसमें ये भी रहे तो आप कौन सा टिक लगाइएगा? सार्वभौम सूचक। और ये जो है सार्वभौम सूचक किसकी उपस्थिति को दर्शाता है, किसकी प्रबलता को दर्शाता है? ये सार्वभौम जो सूचक है अम्ल तथा क्षार की प्रबलता को जलीय विलयन में प्रदर्शित करता है, ठीक है। और ये जो सूचक है अनेक सूचकों से मिलकर बना होता है, अनेक सूचकों का क्या है? मिश्रण है। सार्वभौम सूचक अनेक सूचकों का क्या है? मिश्रण है। गौर से देखिए यहाँ पे अनेक सूचकों का क्या है? मिश्रण है। यहाँ पर जैसे ही सार्वभौम हम बोल रहे हैं ऐसे ही हमको क्या फील आ रहा है अंदर से? बताए थे कि आप कोई भी वर्ड बोलेंगे तो आप वर्ड को गौर से देखिएगा, उसी में आपको ट्रिक नजर आएगा। हमारा एक ही कहना है कि ध्यान लगा के पढ़िए, क्योंकि हमारे जो दोस्त होते हैं बड़े ही अच्छे दोस्त होते हैं, ठीक है, लेकिन उनके लिए भी हम एक लाइन कहना चाहेंगे कि वो दोस्त तो हमारे बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जब दोस्त फेल हो जाता है तो हम दुख होते हैं, ठीक है। जब दोस्त हमारा फेल होता है तो हम दुखी होते हैं, लेकिन जब दोस्त हमसे भी ज्यादा नंबर से पास होता है ना तब हम लोग और दुखी होते हैं, ठीक है। किसी का कहना है, 3 इडियट्स फिल्म अगर नहीं देखे हो तो उसमें जाके देखिए, किसी महान इंसान का कहना है क्या कि अगर आपका दोस्त फेल हो रहा हो, ठीक है, या कि अगर आप किसी के दोस्त हैं, खुदा ना खासा आप कभी फेल करें अपने लाइफ में, कभी फेल नहीं करें, आपके लिए हम सभी हमारे वीडियोस जो भी देख रहे हैं उन सभी के लिए हम ऊपर वाले से, भगवान से, अल्लाह से और क्या क्रिश्चियन ईसाई जितने भी धर्म हैं उन सभी जो है ऐसे गॉड तो होते एक ही होते हैं, हम सभी से क्या करते हैं उनकी जीवन की जो है अनेक परीक्षाओं को पास करने, अनेक परीक्षाओं में सफल होने की क्या करते हैं मनोकामना करते हैं। लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप फेल हो जाते हैं तो आपका फ्रेंड दुखी होगा कि हाँ मेरा दोस्त फेल हो गया, लेकिन अगर आप उससे भी ज्यादा नंबर से पास होते हैं तो और ज्यादा दुखी होगा, क्यों कि हमारा नंबर से ज्यादा नंबर ओकरा चल रहे हैं। अब गांव में ओकरा हल्ला हो जाते हैं, जी बिल्कुल वैसा ही होता है कि अगर गांव भर में अगर किसी का नंबर, जैसे कि बोर्ड का एग्जाम दिए, अगर आपका नंबर किसी से ज्यादा चला है, ठीक है, अगर आपका नंबर किसी से ज्यादा चला है तो आपका जो अगर जिससे ज्यादा आया है अगर वो आपका दोस्त होगा तो आपको दिखाएगा कि भैया बड़ा खुश है, ठीक है, लेकिन जो होता है क्या वो रियल लाइफ में खुश नहीं होता है, अंदर से होते हैं। 100% में से 99% आपके दोस्त ऐसे होंगे जो अंदर से खुश नहीं होंगे, ठीक है, 1% ऐसे दोस्त होंगे जो अंदर से भी खुश है बाहर से भी खुश है, लेकिन बाकी सब दिखावा करते हैं, ठीक है, कि हम भाई खुश है, लेकिन अंदर से तो मने मने आपको क्या कहें गलियाता रहता है, क्या बोलता रहता है ज्यादा नंबर ले आया, ज्यादा नंबर ले आया, ठीक है, तो मतलब खुशी नहीं होती है। इसलिए बोलते हैं ध्यान लगा के पढ़िए। ये वीडियोस आप भी देख रहे हैं, ये वीडियोस आपके फ्रेंड भी देख रहे हैं, जिसके कारण आप हम ऐसा तो नहीं है कि किसी को स्पेशल टाइम दे रहे हैं, जितना वीडियोस आप हमारा देख रहे हैं, वीडियोस उतना ही सेकंड का होगा, उतना ही मिनट का, वो भी हमारे वीडियोस देखेंगे। कुछ ज्यादा वो समझ पाए, कुछ कम आप समझ पाए, कुछ आप ज्यादा समझ पाए, कुछ वो कम समझ पाए, तो इसके लिए यहाँ पर ट्रिक है, ठीक है।
अलग अलग है, सबकी मान्यता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे बात करें अपने टॉपिक पे, अम्ल तथा क्षार की प्रबलता की जो माप करता है वो सार्वभौम सूचक है, ठीक है। और इसके जो है ये एक सूचकों का मिश्रण नहीं है, ये अनेक सूचकों का मिश्रण है। और इसके नाम से हमको मालूम पड़ता है सार्व यानी कि सभी, सार्व यानी कि सभी भौम सूचक, ठीक है। सार्वभौम यानी कि अनेक सूचकों का मिश्रण होगा, ठीक है, अनेक सूचकों का मिश्रण है। और ये जो है जल में अम्ल या क्षार की प्रबलता को दर्शाता है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद बढ़ते हैं हम अगले वीडियोस में। तो फिर हम देखते हैं कि क्या पीएच स्केल क्या होता है, ठीक है। हम लोग जो सुनते हैं कि हमारा जो विलयन है वो अम्लीय है, क्षारीय है, तो इस सब का एक उपाय था कि लिटमस पत्र, इन सब से हम जांच कर सकते थे कि अगर लिटमस पत्र पर अम्ल डाला जाए तो वो इस रंग का हो जाता है, अगर क्षार डाला जाए तो वो किसी और रंग का हो जाता है, ठीक है। तो मतलब लाल और नीले से ही क्या किया जाता था, हम लोगों की जानकारी प्राप्त थी कि ऐसे ही करते हैं, या फिर उसको क्या कहते हैं, स्वाद में खट्टा कड़वा, ये सब बहुत पुराना टाइप हो चुका था। तभी हमारे जो है कि बहुत हमारे जो है, जैसे कि हमारे इसमें कहते हैं कि हमारे जो ग्रह है, पृथ्वी जो प्लानेट है, यहाँ पर ही सिर्फ और सिर्फ इंसानों के पास ही बुद्धि होती है, ठीक है। तो ये जो है एक स्केल का निर्माण कर गए यहाँ पर के कुछ वैज्ञानिक जो थे, हमारे ग्रह इस पृथ्वी के जो वैज्ञानिक थे हमारे, वो क्या कर गए, एक स्केल की खोज किए, जिनसे हमें क्या प्राप्त हुआ, जिनसे हमें मालूम पड़ जाता है बिना किसी को स्वाद, बिना किसी को चखे, बिना किसी लिटमस पत्र पे रखे मालूम पड़ जाता है कि जो हमारा जलीय विलयन है वो अम्लीय है या क्षारीय है। तो पीएच स्केल होता है, ठीक है। पीएच स्केल से मापे उसको, अगर पीएच स्केल 0 से 14 तक कार्य करता है, जी हाँ, पीएच स्केल 0 से 14 तक के बीच में मापा जाता है, उसी के बारे में आगे चर्चा करने वाले कि पीएच स्केल होता है क्या। तो देखिए पीएच स्केल जो हमारा है, जी हाँ, ये पीएच स्केल ये बताता है कि विलयन हमारा अम्लीय है, क्षारीय है या फिर उदासीन है, ठीक है। तो पीएच स्केल के बारे में बहुत सारी जानकारियां लेनी है। उससे पहले पीएच स्केल की डिफिनीशन की ओर चलते हैं कि पीएच स्केल की डिफिनीशन क्या होती है, परिभाषा समझिएगा तो उसके बाद समझने में बहुत ही आसानी होगी, ठीक है। तो देखिए पीएच स्केल की जो डिफिनीशन दिया गया है यहाँ पे कि किसी विलयन में उपस्थित H+ आयनों की सांद्रता, यानी कि किसी विलयन में उपस्थित H+ आयनों की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया जिसे पीएच स्केल कहते हैं। किसी विलयन में, यहाँ पे गौर से देखिएगा, किसी विलयन यानी कि कोई भी जलीय विलयन या कुछ विलयन हो, किसी भी विलयन में उपस्थित H+ आयन, यानी कि जिस विलयन में हाइड्रोजन धनायन उपस्थित है, हाइड्रोजन धनायनों की सांद्रता ज्ञात करने के लिए, कि उसमें सांद्रता ज्ञात करने के लिए हाइड्रोजन धनायन उसमें कितना है ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया, जिसे पीएच स्केल कहते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा जो है मानव शरीर है, इसमें जो है बहुत सारी बीमारियां आती है, उनमें से एक है फीवर, ठीक है। उसको मापने के लिए जैसे कि हमारे वैज्ञानिक लोगों ने क्या किया कि थर्मामीटर का आविष्कार किया, जो इस टेम्परेचर को बताता है, जिसके जरिए मालूम पड़ता है कि कितना हमारे अंदर, मतलब कि हमको कितना फीवर है, ठीक है। उसी हिसाब से हमें इंजेक्शन लगते हैं, दवाइयां मिलती हैं, ठीक है। तो वैसे ही पीएच स्केल भी यही काम करता है कि किसी विलयन में, वो क्या था हमारे शरीर में, तो वो शरीर में हमारे टेम्परेचर को बताता है। तो ये क्या है कि किसी विलयन में उपस्थित H+ आयन की सांद्रता, यानी कि H+ आयन की सांद्रता का मतलब होता है कि उस विलयन में H+ आयन कितना घुला है, सांद्रता का, जी हाँ, सांद्रता का मतलब होता है कि किसी विलयन में H+ आयन कितना घुला है। H+ आयन की सांद्रता मतलब H+ आयन उसमें मिला हुआ कितना है, ठीक है। तो वही ज्ञात करने के लिए किसी विलयन में उपस्थित H+ आयनों की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया जिसे पीएच स्केल कहते हैं। एक स्केल विकसित किया गया जिसे हम क्या कहते हैं, पीएच स्केल कहते हैं, ठीक है। पीएच स्केल को जैसे कि बताया गया है कि पीएच स्केल को हम लोग 0 से 14 के बीच में मापते हैं। पीएच स्केल 0 से 14 के बीच में मापते हैं, ठीक है। अगर किसी का पीएच मान, ठीक है, पीएच स्केल पर अगर 7 दिखाता है किसी विलयन का, तो वो विलयन हमारा क्या हो जाएगा, उदासीन विलयन हो जाएगा। कौन सा विलयन हो जाएगा, वो हमारा उदासीन विलयन हो जाएगा। वही पीएच मान अगर ज्यादा बताता है 7 से, अगर 7 से ज्यादा बताता है, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा क्या, क्षारीय विलयन हो जाएगा। जी हाँ, ये हमारा हो जाएगा क्षारीय विलयन। और उसी प्रकार जब पीएच का मान कम बताता है 7 से, ठीक है, पीएच का मान जो है अधिक बताता है 7 से, तो ये क्षारीय विलयन हो गया। लेकिन जब पीएच का मान हमारा कम होता है,
किससे? 7 से। तो ये जो हमारा विलयन होता है वो किस प्रवृत्ति का होता है? तो अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। जी हाँ, अम्लीय प्रवृत्ति का विलयन होता है। तो pH बराबर 7 हो तो उदासीन विलयन, pH बराबर 7 से अधिक हो तो क्षारीय विलयन, pH 7 से कम हो तो अम्लीय प्रवृत्ति का विलयन। उसी प्रकार है, जैसा कि याद कीजिए आप पिछले वीडियोस में आपको पढ़ाया गया था कि क्या कि मतलब कि प्रबल अम्ल की अभिक्रिया अगर दुर्बल क्षार से कराया जाए तो जो हमारा लवण बनता है वो क्या अम्लीय लवण होता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, यही ट्रिक थी ना उसकी, मतलब जो ज्यादा ताकतवर है वही बनाएगा, दूसरा जाएगा बनाने तो लात घुसा मार के उल्टा देगा उधर, कहेगा कुछ हम ताकतवर तो हम बनाएंगे तू बने मेरे। ठीक है, तो उसी प्रकार है क्या कि जब प्रबल अम्ल की अभिक्रिया दुर्बल क्षार से कराते थे तो जो लवण हमारा बनता था वो अम्लीय लवण बनता था। जब दुर्बल अम्ल की अभिक्रिया प्रबल क्षार से कराते थे तो जो लवण हमारा बनता था वो कैसा लवण होता था? क्षारीय लवण होता था। जब प्रबल अम्ल की अभिक्रिया प्रबल क्षार से कराते थे और दुर्बल अम्ल की अभिक्रिया दुर्बल क्षार से कराते थे, दोनों ही रीजन्स में जो लवण बनता था वो कैसा होते थे? उदासीन होते थे। ठीक है, तो अब कहेगा कि प्रबल अम्ल है, ठीक है, प्रबल अम्ल है, ठीक है, वही प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, ठीक है, सॉरी प्रबल और दुर्बल क्षार, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार की अभिक्रिया जब कराते हैं तो हमारा जो बनता है क्या? अम्लीय लवण बनता है कि नहीं बनता है? अम्लीय लवण बनता है ना, अम्लीय लवण। अब इसका pH मान पूछेगा तो नहीं बता दीजिएगा, जो भी अम्ल से अम्लीय से रिलेटेड होगा वो उसका pH मान क्या होगा? जो अम्ल से रिलेटेड होगा, अम्ल से, अम्लीय अगर विलयन भी है, अम्लीय लवण भी है तो उसका pH क्या होगा? 7 से क्या होगा? कम होगा। क्या होगा? उसका pH 7 से कम होगा। वही अगर कोई क्षारीय विलयन है उसका pH की बात अगर पूछ दे तो वो जो उसका जो pH होगा हमेशा 7 से अधिक होगा। वही उदासीन विलयन की बात आए, जी हाँ, उदासीन विलयन की अगर बात आए, उदासीन विलयन की अगर pH पूछे तो ये बराबर होते हैं, राइट भैया, किसके? 7 के बराबर होते हैं। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जहां पे डाउट है उसको सर्कल कीजिए और उसको हमारे कमेंट सेक्शन में डायरेक्ट पोस्ट कीजिए, या फिर जो हमारा नंबर है स्क्रीन पर दिख रहा है व्हाट्सएप नंबर 7645977225, इस नंबर पे उसको पेस्ट कीजिए, उसके बाद व्हाट्सएप कीजिए, उसके बाद इसकी जानकारी आपके पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे हमारे द्वारा भेजी जाएगी। आज मैं प्रिंस राज आप सभी से विदा लेता हूं और आशा करता हूं कि हमारा पीछे वीडियो देखिए, ये वीडियोस भी देखिए, इसमें ट्रिक अपनाते, बहुत सारे ट्रिक हैं जो हम बताते हैं इसमें। जैसे कि किसी नाम के, जैसे वो सूचक था सार्वभौम सूचक, उसी में बता दिए कि अनेक सूचकों का मिश्रण कैसे सार्वभौम में सार्व आता है, ठीक है, उसी प्रकार सभी हो गया। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे ट्रिक हैं और कोई भी डाउट फंसे डायरेक्ट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जहां पे डाउट फंसे वहां पे स्क्रीनशॉट मारिए। ठीक है, अगर कुछ है, कुछ प्रॉब्लम्स होती होगी कि कुछ दिखाई नहीं देता होगा, थोड़ा मोड़ा कुछ झिलझिलाहट सा फील होता होगा, तो उसका भी प्रॉब्लम सॉल्यूशन आने वाला है, कुछ दिन में आएगा। ठीक है, तो उसकी भी सॉल्यूशन हम देख रहे हैं और तब तक जो है मैं प्रिंस राज आप सभी से विदा लेता हूं और फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में, एक नए जोश के साथ, एक नए टॉपिक में। सो जय हिंद, जय भारत, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।